हेलो 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 सी स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबको? वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत मस्त चल रही है। एंड उस पढ़ाई को और भी मस्त बनाने के लिए मैं लेके आ गया हूं आपके लिए सीए इंटर लॉ का बैच। ओके सर, अपन ने लास्ट जो सेशंस थे उसमें अपन ने दो चैप्टर कवर कर लिए। सबसे पहला प्रिलिमिनरी सीए इंटर लॉ का, और दूसरा इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो अपन ने कवर कर लिए। आज अपन क्या करेंगे? देखिए, आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर थर्ड। विच चैप्टर? चैप्टर नंबर थर्ड, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। देखो, अपन ने सबसे पहला चैप्टर कर लिया प्रीलिमिनरी, जो सीए इंटर लॉ की नींव है, जहां पे सारी डेफिनेशंस है, सारी एक्सप्लेनेशंस है, और हर चैप्टर के साथ में उसकी कुछ डेफिनेशंस जो है वो अपन साथ साथ में करते जाएंगे। उसके बाद में अपन ने कर लिया था इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की नींव तो अपन ने लगा दी। फिर उसके बाद में अपन ने मकान खड़ा किया, इनकॉर्पोरेट करिए कंपनी को, उससे रिलेटेड जो जो भी प्रोविजन थे वो अपन ने कवर किए साथ के साथ में। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे कि अपन ने इनकॉर्पोरेट तो कर ली, पर कंपनी को अपना काम चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं ना। तो वो पैसे कंपनी कहाँ से लाएगी, कैसे लाएगी, क्या क्या प्रोविजंस है वो पैसे कंपनी को लेने के, उसको यूज करने के, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्या है कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। वो अपन आज थर्ड चैप्टर आज अपन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन ये सुंदर सा श्लोक देख लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगो अस्ति कर्मणि, की अपने कर्मों को अपने फलों का साध्य या साधन ना बनाओ। ओके सर, आप तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो। हाँ, मैं हूं भैया। देखो, कहाँ पे है? सेकंड चैप्टर अपन ने कर लिया पूरा का पूरा। और ये जो नोट्स है वो मेरे आपको टेलीग्राम के चैनल पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहां से डाउनलोड करो, उसका प्रिंट निकालो, अच्छे से क्लास अटेंड करो, पढ़ो उसको। ओके, अब देखो अब देखो कौन सा चैप्टर है? प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उससे पहले अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे? देखो, अपन हर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपन उस चैप्टर की नींव रखते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली पढ़ाने का पर्पस क्या है, ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें आएगी ये जानना सबसे पहले आपके लिए जरूरी है। वरना मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप पढ़ोगे, और आप थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो भी है चैप्टर के उसमें घुस जाओगे। आपको ना तो कुछ समझ आया, ना आपको पता, आपको बस मजबूरी में कि हमको आंसर लिखना है, आंसर याद करने हैं, थ्योरी याद करनी है, उसके पर्पज से आप क्या करोगे? लॉ की थ्योरी पढ़ लोगे। लेकिन मेरा पर्पज वो नहीं है। मेरा पर्पज है आपको कंप्लीट जो थ्योरी है उसका बेसिक नींव लगा के फिर आपको पढ़ाना, ताकि आप आगे जो भी चैप्टर, जो भी कॉन्सेप्ट आए चैप्टर का, उसको आप क्लियरली क्रिस्प वे में आप समझ सको, उसको उतार सको अपने दिमाग में। देखो, अपन आते हैं अपने चैप्टर नंबर थर्ड पे, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। सर, प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं? ये नाम तो हमने पहली बार सुना है हमारे लॉ में, तो इससे आप अवगत कराओ। आपने ये नाम पहली बार सुना है, तो अब ये नाम आप सुन लो, क्योंकि आपको रियल लाइफ में भी ये नाम काम आएगा, और आपको जो लॉ का पोर्शन है उसमें भी आपको जरूर काम तो आने वाला ही है, क्योंकि आपको सिलेबस में दे रखा है। ओके, अब देखो किसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अलॉटमेंट तो हमको पता है, अलॉटमेंट मीन्स हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है, हमने सी एंड फाउंडेशन में भी पढ़ा है। अलॉटमेंट मीन्स कि सिक्योरिटी शेयर जो भी है उसको बांटना, एंड सिक्योरिटीज। अब इसमें दो चीजें आती हैं, प्रोस्पेक्टस एंड सिक्योरिटीज। ये दो चीजें आपको समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये देखो, प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं। आप एक सिंपल सी चीज आप
एक दिमाग में रखो, प्रोस्पेक्टस को अगर मैं सिंपल वे में समझूं तो प्रोस्पेक्टस को मैं समझ सकता हूँ साधु शादी की कुमकुम पत्रिका। आपके घर में, सबके घर में किसी ना किसी के शादी हुई है, आपने वो अटेंड करी है, और जिनके एकदम जो नजदीक भाई बहन है या फिर कजन्स है उसकी शादी हुई है, तो उसमें आपने एक इनविटेशन कार्ड देखा होगा, या फिर किसी का हो तो आपके घर पे आता है कुमकुम पत्रिका, मीन जिसमें सारी डिटेल होती है कि शादी में शादी लड़का लड़की कौन है, शादी की वेन्यू क्या है, शादी की डेट्स क्या है, शादी के जो भी नीचे पूरी डिटेल्स होती है फैमिली की वो होती है। तो आपने देखा होगा हर एक डिटेल है जो बारीकी से उसमें लिखी होती है। और आपके घर में जो नजदीक की शादी है उसमें तो आपने अपना नाम देखा होगा नीचे, या फिर आपके जो रिलेटिव्स है उन जो फूफा पक्ष, ननियाल पक्ष, वो लिखा होता है उसमें, उस आपका नाम जरूर देखते हो कि हमारा नाम इसमें है या नहीं है। ओके, तो ये चीजें हैं जो आप सिंपल वे में समझो तो प्रोस्पेक्टस उसको आप समझ सकते हो। सर उसको हम प्रोस्पेक्टस कैसे समझे? अच्छा, वो धीरे धीरे मैं आपको जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा ना वैसे वैसे आपको उसमें लेते जाऊंगा। अब देख लेते हैं अपन रोड मैप। हर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि अपन को किस रास्ते पे चलना है, उसको बोलते हैं अपन रोड मैप। क्या है इस चैप्टर का रोड मैप? इस चैप्टर में हम सेक्शन 23 से लेके सेक्शन 42 तक कवर करेंगे। ओके, एंड कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, वो है सबसे पहला तो जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस, वही पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोस्पेक्टस कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ेंगे, और प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के क्या क्या प्रोविजंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे पब्लिक इश्यू कैसे होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑन स्टॉक एक्सचेंज क्यों करना होता है और कैसे करते हैं, और अलॉटमेंट कैसे होता है सिक्योरिटीज का, एंड अगर कुछ नहीं किया तो कंपनी या कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी अथॉरिटी है, उसका लाइबिलिटी क्या रहेगा, वो है। देखो, सबसे पहले तो मैं काम करता हूं, आपको बताता हूं जो चैप्टर का मेन पर्पस है वो देखो। सर मान लो अपन ने एक कंपनी स्टार्ट करी, अपन ने जस्ट इसके पीछे वाला चैप्टर पढ़ा था, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर इंसिडेंटल देयर टू। ठीक है, अब कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई, कंपनी का नाम है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी पीछे के सारे प्रोविजन पढ़ के। अब क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट तो कर दी, पर उसको चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। प्रमोटर ने कुछ पैसा लगाया है, बट मान लो धीरे धीरे कंपनी एक्सपांड हो रही है, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ा रही है, कंपनी अपने मतलब काम को है वो एक्सपांड कर रही है, तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है। अब वो पैसा कहां से लाए? तो पैसा रेज करने के लिए बहुत सारे मैनर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं वेज होते हैं, जिसके थ्रू कंपनी क्या कर सकती है, अपनी बिजनेस को रन करने के लिए, अपने काम करने के लिए क्या कर सकती है, पैसा रेज कर सकती है। अब देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने क्या, इनकॉर्पोरेट हुई, अब उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद में मेन जो चीज होती है उसको क्या चाहिए होती है? फंड्स, नीड फंड्स, मींस पैसा चाहिए। पैसा किसके लिए? बिजनेस चलाने के लिए। अब वो पैसा कहां से आएगा? अब वो क्या करेगी? जाएगी जनता के पास में। क्या सर डोनेशन मांगेगी जनता से? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई डोनेशन नहीं मांगेगी। उसका एक तरीका होता है पैसा रेज करने का, कि पब्लिक उस पर ट्रस्ट करे, पब्लिक उस कंपनी में पैसा लगाए, उस कंपनी को भी ग्रो करे और खुद को भी ग्रो करे। ऑफर करेगी पब्लिक को, क्या ऑफर करेगी? इनविटेशन टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। क्या? इनविटेशन टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी। इनविटेशन करेगी किस चीज के लिए? कि उसकी सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करे। अब सर ये क्या होता है? इससे पहले अपन एक काम करते हैं, सिक्योरिटी की डेफिनेशन पे जाते हैं। अब बहुत सारे इसमें ये कंफ्यूज हो जाएंगे, सर सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स होता है? नहीं,
सिक्योरिटी में सारी चीजें आती है जो अपन प्रीलिमिनरी चैप्टर में अपन ने डेफिनेशन में पढ़ा था। एक बार इसको अपन गो थ्रू करते हैं कि सिक्योरिटी कहते किसको है। देखो ये है प्रीलिमिनरी का अपना चैप्टर। कहाँ है सिक्योरिटी वाला? सिक्योरिटी सिक्योरिटी ये तो मेमोरेंडम आ गया भाई। सिक्योरिटी सर्च करेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे नाम। अपन को सिक्योरिटी सर्च करता है, कहाँ गया? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, वन पर्सन कंपनी के बारे में ही है। बॉडी कॉर्पोरेट, कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, फ्री रिजर्व, डिबेंचर। आई थिंक इसी चैप्टर में उसमें ही दे रखा है सिक्योरिटी का डेफिनेशन। वरना मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ सिक्योरिटी क्या होती है। कंपनी ने अपना पैसा रेज करने के लिए जो कोई भी चीज एज ए सिक्योरिटी या फिर एज ए पब्लिक ऑफर में उसने इश्यू कर रखी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी बोलेंगे। अब सिक्योरिटी क्या क्या होती है? आपने देखा होगा कि कंपनी की शेयर कैपिटल अपन ने पढ़ा था। कंपनी के शेयर्स हो गए, कंपनी के डिबेंचर्स हो गए, कंपनी के किसी भी टाइप के शेयर डिबेंचर हो गए, या फिर कोई भी रिसीट्स, डिपॉजिटरीज, कुछ भी हो, अपन उसको क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी बोलेंगे कंपनी की। ओके, शेयर डिबेंचर एटसेट्रा जो भी इस रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी बोलेंगे। ओके सर, अब देखो अपन डायरेक्टली अपन चैप्टर पे नहीं आएंगे, अपन समझेंगे पहले कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है और कैसे होता है सारा। ओके, अब देखो आपने जो जो अभी तो शायद आप मैच्योर हैं, तो आपने आईपीओज में आपने आईपीओ का नाम जरूर सुना होगा कि कंपनी है अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है। पेटीएम हो गई या एनएसडीएल हो गई, अभी रिसेंटली जो आए थे बहुत सारी कंपनीज है। इन्फोटेक हो गई, बहुत सारी कंपनी, रिलायंस हो गई, बहुत सारी है जो क्या कर रही है? आईपीओ रेज कर रही है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ का नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं इसको? ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कि कंपनी पैसा रेज करने के लिए क्या करती है? पब्लिक को ऑफर करती है कि आप क्या करो, हमारे ये शेयर्स है या डिबेंचर्स है, उसको आप खरीदो, उसको अप्लाई करो, हम आपको अलॉट करेंगे और आप हमें उसके बदले क्या करो? पैसा दो। और वो जो पैसा दोगे, हम अपनी कंपनी को उस पैसे से ग्रो करेंगे। आपकी जो शेयर कैपिटल है, आपने जो सिक्योरिटी खरीद रखी है, उसकी अपन वैल्यू बढ़ाएंगे और वो उस वैल्यू से आप भी कमाओ, हम भी कमाएंगे और हमारा भी बिजनेस चलता रहेगा, हमारी भी वेल्थ क्रिएट होगी। और आपने जो सिक्योरिटी खरीद रखी है उस पे हम क्या करेंगे? उस पे हम वेल्थ क्रिएट करेंगे, उस पे आपको क्या करेंगे? रिटर्न देंगे। शेयर्स होंगे तो मार्केट के साथ में वो बढ़ेंगे, और डिबेंचर होगा तो हम उस पे क्या करेंगे? आपको इंटरेस्ट देंगे। ये आपने पढ़ा है किसमें? अपनी ट्वेल्थ में या फिर आपने फाउंडेशन में पढ़ा है। बट अगर नहीं भी पढ़ा है, आपको ध्यान में नहीं आया, भूल गए, फिर भी आप ये चीज समझ लो। अब क्या करेगी? एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने क्या करा? इनकॉर्पोरेशन तो हो गई। अब क्या करेगा? उसको चाहिए पैसे बिजनेस चलाने के लिए, तो वो क्या करेगी? इश्यू करेगी एक डॉक्यूमेंट। किस चीज के लिए? इनवाइटिंग पब्लिक। पब्लिक को इनविटेशन देगी टू सब्सक्राइब परचेज इट सिक्योरिटी, कि उसकी सिक्योरिटीज को परचेज करे, इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टस। समझा? कि पब्लिक ऑफर करेगी। एग्जांपल आईपीओ। आईपीओ मींस कंपनी जब अपनी शेयर कैपिटल इश्यू करने के लिए पब्लिक को ऑफर करती है कि हमने शेयर कैपिटल इश्यू करी है, आप इनको खरीदो, इसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। उसी तरह अब आप रिलेट करो शादी की कुमकुम पत्रिका, जो मैंने आपको पहले बताया था। आपके घर में या फिर किसी के भी घर में क्या हुआ?
जो शादी है किसी की फिक्स हुई, तो एक इनविटेशन कार्ड बनता है। इनविटेशन कार्ड बनता है, इनविटेशन कार्ड आपके घर पे आता है। इनविटेशन कार्ड में आप देखोगे सारी की सारी डिटेल लिखी होती है और आपको इनवाइट किया जाता है कि आप इस जगह पे इतने टाइम पे इतने बजे इतने तारीख को आप क्या करो, हमारे घर पधारो और शादी में आप अटेंड करो, खाना वाना खाओ, ठीक है, और हमें लिफाफा दो। ओके। अब ये क्या है, ये है शादी की कुमकुम पत्रिका आपकी वेडिंग की, जिसमें सारी डिटेल है। आपको इनवाइट किया जा रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आओ। उसी तरह कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर रही है कि आप क्या करो, हमने शेयर कैपिटल इश्यू करी है, हम इश्यू कर रहे हैं। जिस तरह घर में किसी की भी शादी फिक्स हुई, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, हमारे घर में शादी फिक्स हुई है आप, उसी तरह कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि हमने शेयर कैपिटल इश्यू करी है, हम कर रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब करो, आप उसको परचेज करो। परचेज तो डायरेक्ट हो गया, सब्सक्राइब का मतलब आप हमें एप्लीकेशन दो कि हम शेयर आपके खरीदना चाहते हैं। ओके। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। प्रोस्पेक्टस एक्चुअल में लीगल उसका डेफिनेशन क्या होता है, बट आप अभी रिलेट कर रहे हो। अब उसके बाद में मैं आपको ये सारी चीजें हैं वो चैप्टर में डिटेल में आएगी, मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है और एक प्रोस्पेक्टस का जनरल पूरा स्ट्रक्चर कैसा रहता है। कंपनी को पैसे चाहिए, उसने एक डॉक्यूमेंट इश्यू किया पब्लिक को इनवाइट करने के लिए कि आप हमारी सिक्योरिटी सब्सक्राइब करो, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। अब कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले ऐसा तो है नहीं डायरेक्टली एक ड्राफ्ट इश्यू किया, एक डायरेक्टली एक लेटर इश्यू किया, पब्लिक को अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि हमारे शेयर्स हैं, आप इतने रुपए पे परचेज करो, हम आपको शेयर्स देंगे, हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। बट नहीं, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ कंपनीज के एक्ट रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं, तो उसको रेगुलेट भी करना पड़ता है कि ऐसा नहीं कि कंपनी पैसा रेज कर ले, कंपनी का पैसा खाए और भाग जाए। उसको रेगुलेट भी करना पड़ता है, उसके लिए कंपनीज एक्ट में प्रोविजन दे रखे हैं। तो उसके लिए क्या करेगी कंपनी, क्या करेगी कंपनी, एक ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या करेगी, सेबी को फाइल करेगी रिव्यू के लिए। सेबी कौन है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की जो सिक्योरिटीज को रेगुलेट करती है इंडियन मार्केट में, उसको बोलते हैं अपन सेबी अथॉरिटी है। इसके बारे में आप बहुत पढ़ोगे आगे। तो क्या फाइल करेगी, एक ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, DRHP। ये ड्राफ्ट होगा। अपन प्रोस्पेक्टस का एक बार एक नाम समझ लो कि किसको बोलते हैं, जस्ट एक नाम दिमाग में रखो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। और इसको रेड हियरिंग क्यों बोलते हैं वो भी आपको हम समझाएंगे आगे। कंपनी क्या करेगी, एक DRHP फाइल करेगी किसको, सेबी को, कि आप एक काम करो सर, सेबी आप एक बार रिव्यू कर लो कि हमने ये ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस बनाया है, इसमें आप देख लो, अगर आपको कुछ कुछ कम ज्यादा लगता है तो आप हमें एक काम करो बता दो, हम क्या करेंगे, आपका जो फाइनल वर्जन आपने हमको बताया वो हम इश्यू करेंगे। एक बार आप चेक कर लो, ऐसा नहीं होगा हम इश्यू करें फिर आप हमको नोटिस दे दो या हम पे कुछ लीगल कार्रवाई कर दो कि आपने ये गलत कर दिया। तो एक बार आप देख लो, मतलब कुमकुम पत्रिका बनाई है तो एक बार बड़े बुजुर्गों को बताओ कि हमने इसमें कोई गलती तो नहीं करी है कुछ नाम वाम लिखने में। तो वो बड़े बुजुर्ग कौन है, सेबी। अब क्या होगा, सेबी क्या करेगी, देख लिया, सेबी को पता चल गया हाँ सब कुछ ओके, या फिर कुछ करेक्शन हुआ तो उसमें करेक्शन का बता दिया, और करेक्शन होने के बाद में क्या कर दिया, उसने ऑथराइज कर दिया कि हाँ ठीक है आपने जो बनाया है वो एकदम करेक्ट है। बड़े बुजुर्ग ने बोल दिया कि आपने जो इसमें लिखा है वो एकदम परफेक्ट है, आप इसको कुमकुम पत्रिका को प्रिंट कराओ, कोई इश्यू नहीं है। तो उसी तरह सेबी क्या करेगी, आपके DRHP आपके प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज कर देगी। ऑथराइज करने के बाद में क्या होगा, फाइनल वर्जन जो भी होगा उसको अपन बोल लेंगे। अब देखो वो तो ड्राफ्ट था, अब ड्राफ्ट तो हट गया, ठीक है, ड्राफ्ट था तो अब तो फाइनल वर्जन होगा। फाइनल वर्जन क्या होगा उसको बोलेंगे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, डी हट जाएगा। अब ये फाइनल वर्जन हो वो किसको फाइल होगा, अब फाइल होगा सेबी को, ROC को। आपने कुमकुम पत्रिका प्रिंट करवा ली, वो प्रिंट करवाने के बाद में अब आप लेके जाओगे अपने बड़े बुजुर्गों के पास में, दादाजी ये देख लो ये अपन की एकदम फाइनल वर्जन है कुमकुम पत्रिका का। किसको, सेबी को प्लस ROC, दोनों ही बड़े बुजुर्ग है। सेबी तो वो हो गया कौन,
जो घर के बड़े बुजुर्ग है। आरओसी मैंने क्या बताया, पड़ोस वाली आंटी, उनको भी बता दो। पड़ोस में जो आएंगे वो भी आपके, हम बोलते हैं कि परिवार के जैसे हैं। तो क्या है कि बाद में कुछ कमी ज्यादा नहीं हो तो क्या करेंगे, आरओसी को भी बताएंगे, ये देखो हमने ये अपनी कुमकुम पत्रिका फाइनल करी है। उसी तरह प्रोस्पेक्टस भी अपन किसको फाइल करेंगे, सेबी को प्लस आरओसी को, कि फाइनल वर्जन। अब क्या होगा, आपने वो फाइल कर दिया। अब कंपनी फ्री है पब्लिक से पैसा मांगने के लिए, क्या करेगी, इश्यू करेगी रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी। अब क्या करेगी, फाइनल वर्जन आरओसी को सभी को बताने के बाद में अब वो इश्यू करेगी ये डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलेंगे प्रोस्पेक्टस। और उस प्रोस्पेक्टस का नाम क्या है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस का सिंपल एक लाइन में आप समझ लो, उसकी लॉन्ग डेफिनेशन है वो अपन पढ़ेंगे प्रोविजन में। बट इसमें क्या होता है, जिसमें क्वांटम और प्राइस है कि शेयर्स की क्वांटिटी क्या होगी अलॉटमेंट की, और उसका फाइनल प्राइस क्या होगा वो अभी तक फिक्स नहीं है। एक रेंज दे रखी होगी कि इसका जो प्राइस है वो इसके बीच में रहेगा। ओके, जब आपने कभी आईपीओ आपने रेस आपने देखा होगा, आईपीओ की एप्लीकेशन हो उसमें एक बैंड होता है कि इस प्राइस के बीच में रहेगी शेयर की प्राइस। एंड क्वांटिटी होगी वो आपको नहीं बताती कि ये क्वांटिटी है जो हमने इश्यू करी है। वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने सब्सक्राइब करी है, कितने लोगों ने अप्लाई करा है कि हमको शेयर चाहिए, वो बाद में फाइनल होगा। इसलिए अभी इसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें क्वांटम और प्राइस फाइनल नहीं है। अब ये इश्यू होने के बाद में क्या होगा, पब्लिक क्या करेगी, उस डॉक्यूमेंट को देखेगी, इन्विटेशन देखा, कुंकुम पत्रिका देखी। अब क्या करे, पता चल गया उन्होंने क्या देखा, सब देख लिया। अब वो क्या करेंगे, सिक्योरिटीज में एप्लीकेशन लगाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में। जिस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में कंपनी क्या करेगी, एक छोटा सा एक समरी देगी कि आप हम मैं आपको अभी एक प्रोस्पेक्टस बताऊंगा, उस प्रोस्पेक्टस में सारी चीजें इतनी लंबी चौड़ी होती है कि वो सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। तो एक बार क्या होता है कि कंपनी अपने सेफर साइड के लिए क्या करती है, जब एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी देती है अपने इन्वेस्टर को, तो क्या करती है साथ में एक समरी देती है अपनी कंपनी की, और अपने जो भी उसने प्रोस्पेक्टस दिया उसकी एक समरी देती है कि आप एक काम करो, इतना बड़ा आप नहीं पढ़ सकते, आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो एक बार आप क्या करो, एप्लीकेशन को गो थ्रू कर लो, ताकि आपको कुछ डाउट नहीं रहे, ताकि आप ये नहीं हो कि हमने पढ़ा नहीं इतना लंबा चौड़ा, आप एक बार गो थ्रू कर लो उसको। और उस समरी वाले प्रोस्पेक्टस को क्या बोलते हैं, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। एक बार आप जस्ट एक समझ लो। उसके बाद में क्या होगा, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होगा, कंपनी ने देख लिया कि हाँ ठीक है, इतने लोगों ने अप्लाई करा है, इतने लोगों ने इस प्राइस पे, या फिर प्राइस तो सेम ही होगी, मतलब इतनी इतनी क्वांटिटी पे, क्वांटिटी का पब्लिक है जो खरीदना चाहती है। तो अब क्या होगा, सारा फाइनल होने के बाद में कंपनी प्रोपोर्शनेट बेस पे या जितने भी बेस पे कंपनी चाहती है, जो भी इन्वेस्टर है उनको क्या करेगी, शेयर देगी कि आपने अप्लाई करा है, ये आपके इतने शेयर है। तो वो क्या करेगा, उसको बोलते हैं हम अलॉटमेंट। और वो अलॉटमेंट होने के बाद में क्या होगा, कंपनी फाइल करेगी एक फाइनल प्रोस्पेक्टस, किसको, सेबी को, बड़े बुजुर्गों को और आरओसी को। अलॉटमेंट होने के बाद में क्या करेगी, शादी की कुमकुम पत्री इश्यू कर दी, शादी हो गई, ठीक है, मैं जो भी शादी में आए उनको खाना खिला दिया। अब उनसे कुछ लिफाफे आए हैं, अब वो लिफाफे आए हैं, उन लिफाफों में कितना पैसा है और किस किस ने कितना पैसा दिया है, वो उन लिफाफों में, वो लिफाफा खोलने के बाद में आप सारा पैसा गिनोगे, और वो बड़े बुजुर्गों को आप बताओगे, सेबी को, पड़ोस वाली आंटी को, कि हमारे पास में इतने पैसे आए हैं शादी को बोल के। अब फाइनल प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं, फाइनल क्वांटम एंड प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इशू, कि जो सिक्योरिटी हमने इश्यू करी है, जो अलॉटमेंट करा है हमने, उसका फाइनल क्वांटिटी क्या है और उसका फाइनल प्राइस क्या है जिस पे अपन ने इश्यू करा है। ओके, अब देखो, अपन एक काम करते हैं, हम चैप्टर पे जाने से पहले आपको मैं एक बार आपको रियल लाइफ में बताता हूं कि प्रोस्पेक्टस कैसे दिखता है और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होती है। देखो, अपन चलते हैं गूगल पे। ओके,
अपन इसकी साइट पे जाएंगे, एनएससी की साइट पे। ओके। देखो ये कौन सी साइट है? एनएससी की साइट। ध्यान से देख लो, मैंने सर्च किया है एनएससी इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, या फिर चलो अभी सुन लो, नहीं सुना है तो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इस पे अपन गए। ओके। ये पूरा स्टॉक मार्केट का डैशबोर्ड है, एनएससी इंडिया का। अपन किस पे जाएंगे? अपन जाएंगे, ये देखो ऊपर आपने देखा होगा, ये इधर आईपीओ लिखा है। आईपीओ पे क्लिक किया अपन ने। अभी कोई रिसेंट में आईपीओ ओपन नहीं है। ओके, करंट में कोई आईपीओ ओपन नहीं है, ये आप देख लो ध्यान से। अपन क्या करेंगे, पास्ट आईपीओ पे जाएंगे। ठीक है। देखो इतने सारे आईपीओ आपको दिख रहे हैं। आईपीओ मींस पब्लिक ऑफर। अपन क्या करेंगे, ये देखो इधर लिखा है सिक्योरिटी टाइप। सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा है, उसके बाद में सिक्योरिटी, इक्यू, इक्यू मींस इक्विटी, डीईबीटी, डीईबीटी लिखा है डिबेंचर का। ये देखो डीईबीटी डिबेंचर का लिखा है। उसके बाद में इश्यू का प्राइस लिखा है, इश्यू कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ, इश्यू की एंड डेट क्या है, और ये लिखा है प्राइस रेंज। ये देखो प्राइस रेंज लास्ट में दिख रहा है आपको कि कितने प्राइस का बैंड था, और डेट ऑफ लिस्टिंग, लिस्ट कब हुआ स्टॉक एक्सचेंज में, वो लिखा है। अब देखो अपन एक काम करते हैं, अपन खोलते हैं किसका, कोई भी एक कंपनी का डिटेल खोलते हैं। मान लो सबसे पहले ही अपन खोल देते हैं मिड वेस्ट, या फिर अपन एक काम करते हैं जिसका नाम आपने सुना है सबसे ज्यादा वो खोलते हैं। अपन खोलते हैं टाटा कैपिटल का। ये कंपनी के जो नाम है शायद सब रूबरू होंगे इन कंपनी के नाम से, टाटा कैपिटल। अब देखो अपन जस्ट एक बार गो थ्रू करेंगे कि एक्चुअल में है क्या। इश्यू का इंफॉर्मेशन है, इस पे आएंगे। इसमें टाटा कैपिटल के बारे में बता रखा है, सिंबल के बारे में बता रखा है, इशू डेट है, प्राइस रेंज जो अपन ने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि प्राइस रेंज क्या है, 310 से 320, 326 रखी गई थी। मिनिमम ऑर्डर था, जो हर एक व्यक्ति कितने कितने शेयर खरीद सकता है, 46 अपनी एक आईडी से। ओके। अब देखो, अब अपन जो चीज अपन बात कर रहे थे वो कौन सी है, वो है देखो कहाँ गया, ये देखो अपन बात कर रहे थे। ये आप सेकंड नंबर पॉइंट पे आप देखो क्या लिखा है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। आप ध्यान से देख लो, ये सेकंड नंबर जो लाइन है, ये देखो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन करते हैं डाउनलोड। डाउनलोड हो रहा है अभी, इसको अपन डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड हो गया, इसको अब क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसको खोलते हैं। देखो क्या लिखा है, अभी अपन ने पढ़ा था रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, आरएचपी। इसको खोलो। देखो ये देखिए सर, क्या है, ऊपर बोल्ड अक्षरों में लिखा है, ऊपर जूम करके देखो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कितने तारीख को इशू हुआ, 26 तारीख को। और क्लियरली ये लिख रहा है, प्लीज रीड सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो अभी अपन पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको स्कैन करके पढ़ना है तो आप क्यूआर को स्कैन करके पढ़ लो। अब इसमें आप जनरली आप देखो कि टाटा कैपिटल है, उसका सिंबल लगा है, उसका नाम लिखा है, कंपनी का सिन नंबर लिखा है, और इसने अपनी सारी डिटेल दे रखी है कि कंपनी का ऑफिस कहाँ है, कंपनी में कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, कंपनी की ईमेल क्या है, कंपनी की वेबसाइट क्या है, कंपनी के प्रमोटर कौन कौन है, कंपनी की डिटेल देख लो यहाँ पे कि प्राइवेट लिमिटेड, फाइनेंस कॉरपोरेशन कौन कौन सी है, रिस्क क्या है, जनरल रिस्क क्या है, लिस्टिंग, कंपनी की मैनेजर्स कौन है जो कंपनी की सिक्योरिटीज को होल्ड करते हैं, कंपनी की सिक्योरिटीज को मैनेज करते हैं। और इसने अपनी सारी प्रमोटर की डिटेल दे रखी है। ये पेज इन्होंने ब्लैंक छोड़ रखा है। ये क्या है, ये इन्होंने सारा का सारा क्या दे रखा है, 836 पेज में क्या दे रखा है, 821, उसके बाद में 836 पेज में टोटल रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस दे रखा है। तो क्या आप
क्या ये कंपनी अज्यूम करेगी, क्या ये कंपनी मानेगी कि एक जो इन्वेस्टर होगा वो सारे के सारे 836 पेज है वो पढ़ेगा? एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तो इश्यू कर दिया, ओके, पर क्या ये सारा का सारा पढ़ेगी? अपन इसको देखो साइड बाय साइड में, अपन एक काम करो, इसको खोलते हैं। आ गया, ओके, ये देखो, अपन साइड में इसको खोलते हैं। जो मैंने पढ़ाया था वो अभी आप देखो, मैंने क्या पढ़ाया था वो आप देखो। देखो, एक्स वाई जेड लिमिटेड थी, इसने क्या करा, प्रोस्पेक्टस इश्यू करा, सेबी ने ऑथराइज कर दिया ड्राफ्ट। ये जो आरएचपी है, और मैं बात कर रहा हूं डीआरएचपी की, ये सेबी से ऑथराइज्ड है। ये जो है, ये टाटा कैपिटल का आरएचपी है, वो सेबी से ऑथराइज है। अब फाइनल वर्जन है आरएचपी का, इश्यू करा है। तो ये इश्यू करा हुआ कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसको बोलते हैं रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। जो मैं बात कर रहा था कि फाइनल वर्जन सेबी और आरओसी को फाइल होने के बाद में एक इश्यू होता है आरएचपी, और पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। अब देखो, अब मैं बात कर रहा था, आरएचपी है वो बहुत बड़ा वाइड कंपनी इश्यू करती है, और इसको क्या है, इसको सारे तो पढ़ नहीं सकते। तो ये क्या करेगी, एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में क्या करेगी कंपनी, एक इश्यू करेगी समरी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, जिसको बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अब देखो, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस ये रहा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें दिया है ई फॉर्म लिंक। ये ई फॉर्म है कि आपको अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, आपको आईपीओ अगर अप्लाई करना है, तो आप क्या करो, यहां से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कंप्लीट इन्होंने डिटेल दे रखी है। ये एक दूसरा लिंक खुला है दूसरी कंपनी का। अब आप देखो, यहाँ पे लिखा है कि ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, साथ में इन्होंने क्या दिया है, डाउनलोड आरएचपी डॉक्यूमेंट। कि आप एक काम करो, एप्लीकेशन फॉर्म तो है, साथ साथ में हमने ये आरएचपी दिया है। अब आपको पहले इसमें टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका ये आरएचपी डाउनलोड होगा। तो ये बोल रहा है, मैं आपको जस्ट सिंपल बता रहा हूं कि एक्चुअली में क्या बताना चाहता हूं मैं। देख लिया आपने टाटा कैपिटल का, आपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देखा। जो मैंने पढ़ाया था कि पब्लिक जब अप्लाई करती है एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ में भी एक समरी एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस देती है, जो भी अपन ने आप अभी देख लिया कि एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस कैसे देती है। उसके बाद में सिक्योरिटीज अलॉट होती है, और वो फाइनल प्रोस्पेक्टस सेबी को फाइल होता है कि हमने इतना इशू कराया। अब अपन आते हैं डायरेक्टली अपन चैप्टर पे। आपने सारा समझ लिया क्या होता है प्रोस्पेक्टस का मतलब। 1 सेकेंड, मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। देखिए, अब क्या है, अब अपन आते हैं डायरेक्टली अपने चैप्टर पे। आपको सारा का सारा हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली क्रिस्प वे में आपको बता दिया। अब आपको पढ़ने में इजी रहेगा कि एक्चुअल में सर कहना क्या चाहते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में अपन, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर थर्ड नंबर चैप्टर है। आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से सारा का सारा कंटेंट रखा गया है। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर का नाम है। अब अपन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो अपन पढ़ेंगे प्रोस्पेक्टस, उसके बारे में, प्रोस्पेक्टस होता क्या है, उसके बाद में टाइप क्या है प्रोस्पेक्टस के, इश्यू कैसे होता है प्रोस्पेक्टस, उसके प्रोविजन क्या है, क्रिमिनल और सिविल लाइबिलिटी क्या है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो, उसके बाद में अलॉटमेंट कैसे होगा सिक्योरिटीज का, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है सिक्योरिटीज का, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले सेक्शन 23 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि एज पर सेक्शन 23 ए पब्लिक कंपनी, यहां ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में जो प्रोविजंस है वो अलग अलग होंगे। एक प्राइवेट कंपनी है, वो हमने पढ़ा था कि एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज ऑफर नहीं कर सकती, इसीलिए वो प्राइवेट कंपनी है। लेकिन एक पब्लिक कंपनी है, वो अपनी सिक्योरिटीज पब्लिक को ऑफर करती है, और सबसे ज्यादा प्रोविजंस है, जो सबसे ज्यादा रूल्स रेगुलेशन है, वो एक पब्लिक कंपनी पे ही लगते हैं, क्योंकि वो पब्लिकली गवर्न होती है। उस पे बहुत सारे लोगों की नजर होती है, बहुत सारे लोगों का उस पे इंटरेस्ट होता है, उसके लिए उसको वो एक पब्लिक कंपनी है। अब देखो, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट
सेक्शन 23 बताता है कि एक पब्लिक ऑफर क्या होता है, एक प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, सेक्शन 23 ये बोलना चाहता है कि एक पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर करती है, प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है। तो एटलीस्ट दोनों में आप पहले फर्क समझो। एज पर सेक्शन 23 सब सेक्शन 1, पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज, एक पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू कर सकती है। कैसे इशू कर सकती है? द पब्लिक थ्रू प्रोस्पेक्टस, एक कुमकुम पत्रिका इशू करके, एक प्रोस्पेक्टस इशू करके, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर बोलते हैं। बाई कंप्लाइंग विद द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 23 टू 41, मीन सेक्शन 23 से 41 सारा का सारा जो मेजर पोर्शन है वो पब्लिक ऑफर प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड ही रखा गया है। उसमें है सारे प्रोविजन जिसमें पब्लिक ऑफर कर सकता है। एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 42। देखो, प्राइवेट प्लेसमेंट है वो खाली प्राइवेट कंपनी के लिए ही लिमिटेड नहीं है। एक कंपनी पब्लिक कंपनी है जो पब्लिक के थ्रू भी पैसा रेज कर सकती है, प्राइवेटली भी पैसा रेज कर सकती है, जिसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। एंड किसके थ्रू? राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एंड इन केस ऑफ द लिस्टेड कंपनी और कंपनी विच इंटेंड टू गेट इट सिक्योरिटी लिस्टेड, जिसके सिक्योरिटी लिस्टेड है और जो चाहती है कि मैं लिस्ट हूं सिक्योरिटी, उसको भी प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे ऑफ द सेबी एक्ट 1992 एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। कि किस किस के थ्रू पैसा रेज कर सकती है? एक तो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, दूसरा कंपनी प्राइवेटली, प्राइवेट प्लेसमेंट से। प्राइवेट प्लेसमेंट अपन पढ़ेंगे कि क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में। तो पब्लिक से रेज कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज कर सकती है, और बोनस और राइट इश्यू से भी रेज कर सकती है, लेकिन उसको सेबी के प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे। अब पब्लिक ऑफर क्या बोलता है? आप कब से कर रहे हैं सर पब्लिक ऑफर, पब्लिक ऑफर पर पब्लिक ऑफर एक्चुअली होता क्या है वो तो बताओ आप। पब्लिक ऑफर क्या है? पब्लिक ऑफर का फुल नेम है इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर फेलो ऑन पब्लिक ऑफर। दो तरीके से रेज होता है, एक होता है आईपीओ, एक होता है एफपीओ। आईपीओ मीन्स जो पहली बार जब कंपनी पैसा रेज करने के लिए एक मीन्स अनाउंस कर दिए कि हम पैसा रेज करना चाहते हैं, हमारी सिक्योरिटीज इश्यू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और एक बार पैसा रेज कर दिया, वापस कंपनी चाहती है कि हम थोड़ी सी और सिक्योरिटी इश्यू करके पैसा रेज करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं एफपीओ, मीन्स फर्दर पब्लिक ऑफर या फेलो ऑन पब्लिक ऑफर। सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल है नहीं। ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक बाय द कंपनी और ऑफर फॉर द सेल ऑफ द सिक्योरिटी, जिसको बोलते हैं ऑफ ओएफएस। जो सिक्योरिटीज कंपनी के पास है वो कंपनी चाहती है कि हम बेचना चाहते हैं और पैसा रेज करना चाहते हैं। या फिर डीम्ड पब्लिक ऑफर टू द पब्लिक बाय द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थ्रू इश्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। पब्लिक ऑफर किसको बोलते हैं? पब्लिक ऑफर जिसमें कंपनी आईपीओ से रेज कर सकती है, एफपीओ से रेज कर सकती है, ओएफएस से रेज कर सकती है, या फिर डीम्ड प्रोस्पेक्टस जिसके बारे में आप पढ़ेंगे उसके थ्रू पैसा रेज कर सकती है। बहुत सारे हैं। तो मीन से कंपनी पब्लिक ऑफर जिसके बारे में अपन ने पढ़ा, प्राइवेट प्लेसमेंट से रेज कर सकती है, राइट इश्यू बोनस इश्यू से रेज कर सकती है। अब ये तो बात हो गई पब्लिक कंपनी की, ये किसकी बात हो गई? पब्लिक कंपनी की। अब बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा कैसे कैसे रेज कर सकती है? सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 में बताया है कि देखो, सबसे पहले तो क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफर कर सकती है? सर कैसे करेगी? पब्लिक कंपनी है ही नहीं, प्राइवेटली पैसा रेज करेगी, तो उसके लिए ये पहला पॉइंट तो हटा ही दो, पब्लिक ऑफर देगी। पब्लिक ऑफर नहीं देगी तो वो कैसे कैसे रेज करेगी? जो अपन ने नेक्स्ट दो पॉइंट पढ़े उससे रेज कर सकती है, राइट इश्यू, बोनस इश्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन सेक्शन 42। अब देखो, एक कंपैरिजन दे रखा है कि पैसा प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में क्या क्या फर्क है। पब्लिक ऑफर आईपीओ एफपीओ एफएस कौन कौन कर सकता है? एक पब्लिक कंपनी कर सकती है, यस सर। प्राइवेट कंपनी कर सकती है, नो सर। प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों कर सकती है, यस सर, दोनों कर सकती है। राइट इश्यू बोनस इश्यू दोनों कर सकती है, यस सर। और सेबी के रूल रेगुलेशन किसको फॉलो करने पड़ेंगे? एक पब्लिक कंपनी को फॉलो करेंगे, ना कि प्राइवेट कंपनी। क्यों? पब्लिकली डील कौन करेगा? एक पब्लिक कंपनी डील करेगी। तो सेबी किसको गवर्न करेगी, रेगुलेट करेगी? जो पब्लिक ऑफर कर रहा है अपने सिक्योरिटी, उसको सेबी रूल करेगी। तो देखो,
प्राइवेट कंपनी एक तो पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती, और पब्लिक में पैसा रेज नहीं करेगी तो सेबी के भी रूल रेगुलेशन लागू नहीं होंगे। तो उसके लिए दो चीजें हैं, वो जो उसमें नो है, बाकी सब यस है। अब देखो, ये सेक्शन 42 सिंपल सी बात बता रहा है, इससे जो अपन ने अभी बात करी उससे रिलेटेड ही बात कर रहा है कि सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी, एम्पावर टू, मींस उसके पास में पावर है क्या, टू एडमिनिस्टर, एडमिनिस्टर मींस रूल रेगुलेट कर सकती है, इश्यू एंड ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय लिस्टेड कंपनी। कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके रूल रेगुलेशन वो गवर्न कर सकती है, उसको एडमिनिस्टर कर सकती है, किसके लिए, कि वो अपनी सिक्योरिटीज को कैसे इश्यू कर रही है, उसको कैसे ट्रांसफर कर रही है, डिविडेंड दे भी रही है कि नहीं दे रही है, बाय लिस्टेड कंपनी और दोज कंपनी विच आर इंटेंड टू गेट लिस्टेड, ये ध्यान रखना, intend to get their securities listed on any recognized stock exchange, कि ये मतलब नहीं है कि आपने सिक्योरिटीज अभी तक लिस्ट नहीं कराई है तो हम आपको गवर्न नहीं करेंगे, आपको रेगुलेट नहीं करेंगे। अगर आपकी इच्छा है, अगर आपका इंटेंशन है कि हम आपकी सिक्योरिटीज हमारी सिक्योरिटीज है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना चाहते हैं, तो भी सेबी आपको रूल गवर्न कर सकती है बाय मेकिंग रेगुलेशन। ऑल अदर मैटर including relating to prospectus, return of allotment, redemption, preference share, specified provided in this act, shall be administered by the central government tribunal or registrar, means बाकी जो भी सारे प्रोविजन है वो सारे कौन फॉलो, वो सारे कौन गवर्न करेगा, ट्राइब्यूनल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, आरओसी हो गया, ये सारे फॉलो करेंगे। खाली एक लिस्टेड कंपनी के केस में, जो कंपनी लिस्टेड है या फिर जो चाहती है कि हम मेरे शेयर है जो मैं लिस्ट करना चाहती हूँ, उसको सेबी रूल करेगी। सिंपल। अब देखो सर कब से कर रहे हो प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस, अब आप एक काम करो ना, हमको डेफिनेशन बता दो। तो भैया आ गए अपन डेफिनेशन पे। सबसे पहले तो आप पढ़ लो, उसके बाद में मैंने एक सिंपल से चार्ट वे में आपको बता रखा है कि प्रोस्पेक्टस किसको कहते हैं। अपन साथ में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं। प्रोस्पेक्टस मीन्स एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस, कि एक कंपनी किस डॉक्यूमेंट को कहना चाहती है कि ये जो मैं डॉक्यूमेंट इशू कर रही हूं वो मेरा प्रोस्पेक्टस है, वो हम मानेंगे कि वो प्रोस्पेक्टस है। सिंपल। आपको घर पे इनविटेशन कार्ड दिया, आपको भले एक सादे कागज पे लिख के दिया, भले आप उसने प्रिंट करा के दिया, कुमकुम पत्रिका दी, वो बोल रहा है कि ये जो मैं दे रहा हूं वो आपको इनविटेशन है, तो वो हम मानेंगे कि ये इनविटेशन है। वही ये बात बोल रहा है कि जो कंपनी ने बोल दिया प्रोस्पेक्टस है वो एक प्रोस्पेक्टस है। डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज प्रोस्पेक्टस एंड इंक्लूड है, जिसमें क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रेफर्ड इन सेक्शन 32 और सेल्फ प्रोस्पेक्टस रेफर्ड इन सेक्शन 31, or any notice, circular, advertisement, other document inviting offer from public for the subscription or purchase of any securities of body corporate। ई, अब देखो क्या बोल रहा है, किस किस को बोलेंगे प्रोस्पेक्टस, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशूड एज ए प्रोस्पेक्टस हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी ने बोला है कि ये प्रोस्पेक्टस हम इशू कर रहे हैं उसको प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भी प्रोस्पेक्टस होगा। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जिसमें सारी डिटेल होती है लेकिन वो डिटेल नहीं होगी, कुछ ऐसी डिटेल है जो फाइनल नहीं है, उसको रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना, SHELF लिखा है, सेल्फ प्रोस्पेक्टस लिखा है, मीन्स कि एक छत्र छाया। शेल्फ, शेल्फ मीन्स जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। सेल्फ प्रोस्पेक्टस समझ लो एक वो सिंपल वे में कि एक जिसमें एक प्रोस्पेक्टस मींस एक ऑफर नहीं हो, बहुत सारे ऑफर एक साथ में हो, उसको बोलते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। या फिर कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। चार चीजें हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने बताया कि ये प्रोस्पेक्टस है, वो प्रोस्पेक्टस है, जिसमें कौन रेड हेरिंग भी आएगा, सेल्फ भी आएगा, या फिर कोई भी सर्कुलर, नोटिस या एडवर्टीजमेंट जो पब्लिक को बोल रही है कि हमारी सिक्योरिटी आप खरीदो, उसको हम प्रोस्पेक्टस मानेंगे। समझ गए। डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25, ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस अपन पढ़ेंगे अभी साथ में, तब अपन देखेंगे। उससे पहले अपन आते हैं किस पे, सेक्शन नंबर 26। क्या बोलता है सेक्शन 26, मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस, कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में आती है, मींस कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट एज
टू प्रोस्पेक्टस। कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोस्पेक्टस में आएगी वो बताता है सेक्शन 26। अब देखो ध्यान से पढ़ना आप। रिक्वायरमेंट एज रिगार्ड टू द डेट साइन कंटेंट टू बी इंक्लूडेड। सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है कि डेट साइन और कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट है। प्रोस्पेक्टस शैल बी डेटेड साइन, जो अभी अपन ने टाटा कैपिटल का पढ़ा था, ऊपर तारीख लिखी थी किस तारीख को इशू हुआ, डेटेड होना चाहिए और साइंड होना चाहिए। एंड शैल स्टेट सच इंफॉर्मेशन एंड सेट आउट सच रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज में बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी। सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो सेबी आपको बताता है। प्रोविजो टू सबसेक्शन 1। प्रोविजो मीन सबसेक्शन 1 का उल्टा या उससे कॉन्ट्राडिक्टरी क्या चीज है वो बताता है, उसको बोलते हैं प्रोविजो। प्रोविजो क्या बोलता है, सेज द regulations made by the SEBI in respect of such financial information or report on financial information shall apply until the SEBI specify the information report on the financial information। एक छोटी सी बात बोल रहा है कि आपको वही चीजें बतानी है जो सेबी बोल रहा है, ज्यादा आपको अपनी होशियारी नहीं लगानी। अगर कोई चीज सेबी बोल रहा है तो वही आप बता दो। अगर वो नहीं बोल रहा है कि आपको ये इंफॉर्मेशन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्यों बिना मतलब अपना काम बढ़ा रहे हो। ओके। डेट और साइन होना चाहिए। डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, शैल बी मेड अफर्मिंग द कंप्लायंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि हमने क्या करा है, सारे के सारे जो कंपनीज एक्ट हो गया, जो सेबी के प्रोविजन हो गए, वो सारे हमने फॉलो करे हैं, उसका एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। स्टेटमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड द इफेक्ट दैट नथिंग इन द प्रोस्पेक्टस कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजन। ये एक स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन बोल दो, स्टेटमेंट होना चाहिए कि कोई भी इस जो प्रोस्पेक्टस में है वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इन तीनों जो एक्ट है उससे कॉन्ट्ररी हो। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स उससे कुछ उल्टा हो। कंपनीज एक्ट हो गया, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992, सेबी एक्ट हो गया, या रूल रेगुलेशन मेड देयर अंडर, कि एक स्टेटमेंट दे दो कि ये जो तीनों एक्ट है, कंपनीज एक्ट हो गया, एससीआरए एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, या इसमें जो भी रूल रेगुलेशन है, इन एक्ट में कोई भी प्रोविजन है उससे हटके या उससे कॉन्ट्ररी हमने कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं किया है, उसका आप एक काम करो स्टेटमेंट दे दो, ताकि ये लाइबिलिटी आपकी बन जाए कभी भी आपने कुछ झोल किया तो। बाद में आप ये नहीं बोलो कि हमने फॉलो नहीं किया, हमने डिक्लेयर कहाँ किया। गलती तो एक इंसान से हो सकती है, नहीं, गलती आपसे नहीं हो सकती। इसके लिए आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट दे दो। तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेट और साइन होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में, एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि हमने सारी रूल रेगुलेशन फॉलो करें, और एक स्टेटमेंट और भी होना चाहिए कि हमने इनसे उल्टा काम कुछ नहीं किया है, कि हमने ऐसा कोई भी वॉयलेशन किसी भी एक्ट का, ये तीन एक्ट है कंपनीज, एससीआरए, सेबी एक्ट या उसके रूल्स है, उससे उल्टा कोई भी काम नहीं किया है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26 शैल नॉट अप्लाई। अब जो ऊपर बोला है वो किस पे अप्लाई नहीं होगा, इफ प्रोस्पेक्टस इश्यू टू एग्जिस्टिंग मेंबर और डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी। देखो आपके एक नया प्रोस्पेक्टस आपने इश्यू किया है, आपके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर है, जो आपके फैमिली के ही मेंबर है, ठीक है, वो जो आपके कंपनी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, उनको अगर आप शेयर या सिक्योरिटी कोई भी इश्यू कर रहे हो तो उनको या आपको सारा फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक जो डेट्स हैं, साइन है, डिक्लेरेशन है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कंपनी से अवगत है, ऑलरेडी आपके कंपनी के बारे में उनको सारा कुछ पता है। या फिर if prospectus issues relating to the share or debenture which are all in respect uniform with the share or debenture previously issued for the timing in force, means आप ऐसे शेयर सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो जो ऑलरेडी आप इश्यू कर चुके हो, मींस एक 10% डिबेंचर्स आप इश्यू कर रहे हो और वो सेम टाइप ऑफ डिबेंचर आप वापस इश्यू कर रहे हो, तो आपको ये सारा कुछ जोल करने की जरूरत नहीं है। आप डिक्लेरेशन दो, आप एक स्टेटमेंट दो, आप ऑलरेडी आपने वो काम करा है। ओके, मीन्स घर में अगर शादी हुई है तो किसी ने अगर काम संभाला है तो वापस अगर सेम काम आया तो उस पर्सन पे डाउट करने की कोई जरूरी नहीं है कि वो काम सही करेगा नहीं करेगा। डेफिनेटली उसने पिछला काम संभाला है तो इस बार भी वो संभालेगा। इसलिए आप अगर सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो या फिर सेम मेंबर्स को इश्यू कर रहे हो
तो आपको ये सारा सब सेक्शन 1 में जो लिखा है आपको फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब डेट ऑफ सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि पब्लिकेशन डेट कौन सी होगी? डेट इंडिकेटेड इन द प्रोस्पेक्टस शैल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ पब्लिकेशन, कि जो प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी है वही डेट अपन मानेंगे कि प्रोस्पेक्टस की पब्लिकेशन डेट। डेट ऑफ पब्लिकेशन कौन सी होगी? जो प्रोस्पेक्टस में डेट लिखी होगी उसी को अपन मानेंगे कि वो डेट ऑफ पब्लिकेशन है। अब सेक्शन 26 सब सेक्शन 4 क्या बोलता है? फाइलिंग ऑफ साइन कॉपी विद द रजिस्ट्रार। मीन्स अपन ने जो पढ़ा था कि आरओसी को बताना पड़ता है पड़ोस वाली आंटी को, वो क्या बोल रहा है कि आपको साइन कॉपी है रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। A prospectus shall not be issued unless a signed copy of the such prospectus has been delivered to the registrar for filing। कि एक प्रोस्पेक्टस तब तक आप इशू नहीं करोगे जब तक आपने अपना फाइनल वर्जन जो प्रोस्पेक्टस का है वो आपने आरओसी को फाइल नहीं किया है। पब्लिक कंपनी है तो सेबी से ऑथराइज करा लिया, तो अपन ने पढ़ा था कि सेबी और आरओसी को बताना पड़ता है। तो वो प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, और जब तक आप आरओसी को फाइल नहीं करोगे तब तक नहीं माना जाएगा कि वो प्रोस्पेक्टस वैलिड है। Such copy shall be signed by the every person who is named as either a director, proposed director in such prospectus, duly authorized attorney can sign the representative capacity। Means ये जो प्रोस्पेक्टस है वो किसके द्वारा साइन होना चाहिए? हर एक डायरेक्टर के द्वारा, या फिर कोई डायरेक्टर बन रहा है, अभी तक बना नहीं है लेकिन बन रहा है, उसके भी साइन मैंडेटरी है इसमें। ड्यूली ऑथराइज अटॉर्नी कैन साइन इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, या फिर आपने किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो वो भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव कंपनी की प्रोस्पेक्टस पे साइन करेगा। अब कंडीशन रिगार्ड टू एक्सपर्ट स्टेटमेंट। आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी चीज डाली है जो आपके नॉलेज के बाहर है, मींस मान लो कोई वैल्यूएशन हो गया, जो वैल्यूएशन कौन डालेगा? एक जो सर्टिफाइड वैल्यूअर है वही आपकी जो वैल्यूएशन है कंपनी की, या फिर कोई भी है सीए हो गया या कोई भी ऐसा एक्सपर्ट हो गया जिसको अपन बोलेंगे एक्सपर्ट की, अपन डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज एक्सपर्ट है, जिसको सारी चीजें जैसे कि सीए, सीएमए, सीएस, या फिर कोई एडवोकेट हो गया लॉ रिलेटेड, या फिर कोई इंजीनियर हो गया, उसको अपन एक्सपर्ट बोलेंगे। तो उससे रिलेटेड अपन ने सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 में क्या बोला है कि प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 1 shall not include a statement purporting to be made by the expert if the following condition met। देखो, कंपनी क्या कर सकती है? कोई भी रिलेटेड मैटर है जो एक एडवोकेट से या सीए से या फिर कोई इंजीनियर या वैल्यूअर से एक ऐड करवाना है, इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस है उसमें कोई भी एक कोई मैटर है उसका एक स्टेटमेंट ऐड करवाना है, अगर वो उस एक्सपर्ट ने दिया है तो वेल एंड ओके। लेकिन ये बोल रहा है कि नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट, कि आपको ऐसा कोई भी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं डालना जो परपोर्टिंग टू बी मेड बाय द एक्सपर्ट, जो दिख रहा है कि एक्सपर्ट ने इसको बनाया है या एक्सपर्ट ने दिया है, जो दिख रहा है परपोर्टिंग टू बी मेड, जो लग रहा है कि एक्सपर्ट ने ही बनाया है, एक्सपर्ट ने ही ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये कंडीशन है जो फॉलो हो रही है, तो आपको वो स्टेटमेंट नहीं डालना। इफ ही इज एंगेज्ड और द इंटरेस्ट इन द फॉर्मेशन और प्रमोशन ऑफ द मैनेजमेंट, अगर उसने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में हाथ बटाया है या फिर कंपनी के मैनेजमेंट में उसका हाथ है और उसने अपना एक एक्सपर्ट स्टेटमेंट दिया है, तो आप नहीं मानोगे कि, या फिर आप अपने प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल भी ऐड नहीं करोगे उस स्टेटमेंट को। इफ द एक्सपर्ट इज नॉट गिवन द रिटन कंसेंट टू इश्यू द प्रोस्पेक्टस, और उस जो भी एक्सपर्ट है उसने अपना एक रिटन कंसेंट दिया है, या फिर पहली चीज तो रिटन कंसेंट दिया है कि आप इश्यू कर दो, लेकिन अगर उसने ये रिटन कंसेंट नहीं दिया है कि आप ये प्रोस्पेक्टस इश्यू करो, क्यों? उसका स्टेटमेंट है वो उस प्रोस्पेक्टस में आएगा, तो उसका रिटन कंसेंट भी होना चाहिए। अगर उसने ये रिटन कंसेंट नहीं दिया है कि आप ये प्रोस्पेक्टस इश्यू मत करो, तो आप उस एक्सपर्ट के स्टेटमेंट को बिल्कुल भी उसमें ऐड नहीं करोगे। इफ he has withdrawn the consent before delivery of the copy of prospectus to the registrar of for filing,
अगर आप आरओसी को फाइल करने से पहले उस एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट दिया था पहले, लेकिन अब वो विड्रॉ कर रहा है, तो आप क्या करोगे? वो स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड अपने प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल नहीं करोगे। अब इसने डेफिनेशन दी है, इंजीनियर, वैल्यूअर, सीए, सीएस, सीएमए या फिर कोई भी पर्सन जो नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज रखता है। अब देखो, एक डायग्राम में अपन ने लिखा है, नॉट इंक्लूड ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपर्ट वेयर, कि आपको एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है वो अपने प्रोस्पेक्टस में नहीं डालना। कब कब नहीं डालना? जब वो कंपनी के फॉर्मेशन या प्रमोशन या मैनेजमेंट में एंगेज्ड या इंटरेस्टेड हो, जब उसने एक रिटन कंसेंट नहीं दिया है कि हम, मेरी जो स्टेटमेंट है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो, या फिर उसने कंसेंट दिया लेकिन उसने आरओसी को फाइल करने से पहले ही विड्रॉ कर लिया, तो आप उस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे। ये सारी चीजें थी सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 की। अब डिस्क्लोजर देने होते हैं एक प्रोस्पेक्टस के फेस पे। कौन कौन से डिस्क्लोजर? कोई प्रोस्पेक्टस इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल ऑन द फेस ऑफ इट स्टेट या स्पेसिफाई, क्या क्या करेगा? दैट a copy has been delivered for the filing to the registrar, कि आप पहली चीज तो आप करोगे ही नहीं, और अगर आपने किया है प्रोस्पेक्टस इशू, तो आप अपने प्रोस्पेक्टस के फेस पे बताओगे कि हमने ये प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी को फाइल कर दिया है, ताकि पब्लिक को भी पता चले कि कंपनी ने जेन्युइनली ये अपना प्रोस्पेक्टस है वो आरओसी को हमें देने से पहले फाइल करा है। Document required by this section to be attached to the copy so delivered or refer to the statement included in the prospectus which specify these document। और क्या चीज आएगी उसके फेस पे? कि हम इस सेक्शन में जो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे एक प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, वो अपन ने क्या करें, इस प्रोस्पेक्टस में अटैच करें आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। और वो सारा का सारा, जैसे अपन ने देखो, अपन ने अभी प्रोस्पेक्टस देखा था, उसमें एक सारा का सारा एक इंडेक्स था। जब जो जैसे अपन इंटर के चैप्टर पढ़ते हैं उसमें पहले एक इंडेक्स था, उसी तरह प्रोस्पेक्टस में भी एक इंडेक्स था। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, एक इंडेक्स दिया है ना इसमें, ये देखो, ये रहा। अब ध्यान से देखो, इसने टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है कि जनरल रिस्क फैक्टर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, अबाउट द कंपनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, लीगल इंफॉर्मेशन क्या है, ग्रुप कंपनी कौन कौन सी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या बोल रहा है? वही बोल रहा है जो अपन अभी पढ़ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन टू बी अटैच्ड टू कॉपी सो डिलीवर्ड और रेफर टू द स्टेटमेंट, कि फेस पे बता दिया कि ये जो है फाइल रजिस्ट्रार को कर रखा है, जो जो डॉक्यूमेंट इसको हमने हमको डालने थे इसमें वो हमने डाला है। ओके, सिंपल। अब वैलिडिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टस, a prospectus is considered to be valid for the issue only if 90 days has not been left from the date on which the copy thereof so delivered to the ROC. If 90 days have expired after filing of prospectus, it is better to send a fresh copy of prospectus to registered under section 26 subsection 4 to avoid the penalties imposed। देखो, एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि प्रोस्पेक्टस है डेटेड, डेटेड मान लो तो 30 नहीं, इसको 1 जनवरी 2025 को आरओसी को फाइल किया, फाइल टू किसको? आरओसी को। कब फाइल किया? 1 जनवरी 2025 को। अब इसके 90 डेज कब पूरे होंगे? और तीस जनवरी के 30, फरवरी के 28 प्लस मार्च के 31 और अप्रैल का ये हो गया 30, और ये टोटल 90 डेज। मींस 1 अप्रैल को क्या होगा? एक्सपायर हो जाएगा ये प्रोस्पेक्टस। 1 जनवरी को आपने प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल किया, और 90 डेज जो वैलिडिटी है वो कब तक है इसकी? 1 अप्रैल 2025 तक की। 1 अप्रैल 2025।
90 दिनों के अंदर अंदर कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो एक्सपायर हो जाएगा। सिंपल सी ये बात बोल रहा है। ये क्या, प्रोस्पेक्टस कंसिडर टू बी वैलिड फॉर द इश्यू ओनली तब तक वैलिड माना जाएगा जब तक 90 दिन है वो नहीं गुजरे हैं। और अगर 90 दिन गुजर गए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेश कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को फाइल करनी पड़ेगी। अगर ये चीजें आपने फॉलो नहीं करी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ द प्रोस्पेक्टस इज इशूड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 26, तो कंपनी और एवरी पर्सन हु इज नोइंगली टू द पार्ट ऑफ इशू सच प्रोस्पेक्टस, कि हर कम कि वो कंपनी और एवरी पर्सन जिसको ये पता था कि प्रोस्पेक्टस गलत तरीके से फाइल हुआ है, तो क्या होगा, पनिशेबल विद द फाइन ऑफ 50,000 टू 3 lakhs। आपको ये पेनल्टी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ये देख लो बस। अब देखो, पहले अपन काम करेंगे एडवर्टाइजमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेल्फ डीम्ड। अपन एक काम करते हैं, पहले ये जो सेक्शन है वो अपन कवर करते हैं, सेक्शन 27 टू सेक्शन 30, 31, नहीं सॉरी 30 पे ही। क्यों, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। अपन प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो प्रोविजंस है वो अपन देख लेते हैं, उसके बाद में अपन आएंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पे कि कितने टाइप्स के प्रोस्पेक्टस होते हैं। उससे पहले देखो, अपन ने अभी पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीजें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए, मैंडेटरी है एज पर सेक्शन 26 सॉरी 25, तो नहीं 26, 26 में कौन कौन सी चीजें होती है जो 20 एज पर कंपनीज एक्ट 26 के सेक्शन के अंडर होनी चाहिए। मैटर टू बी स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस कंटेंट एंड रिक्वायरमेंट। पहला सब सेक्शन 1 क्या बोलता है, डेटेड और साइंड होना चाहिए, और कंटेंट उसमें क्या है, सबसे पहले तो कौन डेटेड एंड साइन होना चाहिए, डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए। डिक्लेरेशन क्या, कि इससे हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। स्टेटमेंट होना चाहिए कि कोई भी कंपनीज एक्ट, SCRA, सेबी एक्ट या उसके रूल रेगुलेशन से उल्टा काम हमने नहीं किया है। और जब एग्जिस्टिंग मेंबर को या फिर सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी आप इश्यू कर रहे हो तो ऊपर वाला सबसेक्शन 1 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो डेट आपके प्रोस्पेक्टस पे लिखी होगी वही हम मानेंगे कि डेट ऑफ पब्लिकेशन है। और आपको प्रोस्पेक्टस इश्यू करने से पहले आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। जब तक आप फाइल नहीं करोगे तब तक नहीं माना जाएगा कि वो वैलिड प्रोस्पेक्टस है। और कौन एक्सपर्ट का स्टेटमेंट से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है कि तब तक आप नहीं मानोगे या फिर तब तक आप उस स्टेटमेंट को इंक्लूड नहीं करोगे जब तक क्या होगा, एक एक्सपर्ट ने क्या कर दिया, एंगेज इन द इंफॉर्मेशन ऑफ एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन या इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट और प्रमोशन ऑफ द कंपनी, या फिर उसने एक रिटन कंसेंट नहीं दिया है कि आप मेरा ये जो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है वो आप इंक्लूड करो, या फिर उसने पहले दे रखा था अपना जो कंसेंट था, लेकिन अब उसने रजिस्ट्रार को फाइल करने से पहले, प्रोस्पेक्टस को, ROC को फाइल करने से पहले उसने विड्रॉ कर लिया। और कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके प्रोस्पेक्टस के फेस पे होनी चाहिए। पहली चीज तो हमने ROC को फाइल कर दिया है प्रोस्पेक्टस, और जो जो चीजें एज पर जो प्रोविजन बोलता है सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट वो आप इंक्लूड हमने कर दिया है, वो आप एक डिस्क्लोजर दे दोगे। और कब तक वैलिडिटी है, एक 90 दिन तक, जब प्रोस्पेक्टस ROC के पास में फाइल हुआ तब से लेके कब तक, 90 दिन तक एक प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी है। और जब 90 दिन एक्सपायर हो गए तो आप एक काम करो, एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस है वो आप ROC को फाइल कर दो। ओके, पेनल्टी है 50,000 से 3 लाख तक की। अब देखो सेक्शन 27 क्या बोलता है, कि वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 26, अब देखो Section 27 subsection 1 provide the terms of a contract referred in the prospectus or object for which the prospectus has been raised can be varied but only with the authority of the company given by the general given in the general by way of the SR special resolution की terms of the contract referred in the prospectus, कि एक जो प्रोस्पेक्टस है जो आपने इशू किया पब्लिक को,
उसमें कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है कि हमारी ये सिक्योरिटीज है, ये प्राइस है, आप ये अगर परचेज करोगे तो ये टर्म्स कंडीशन है। और वो टर्म्स एंड कंडीशन किसके साथ में मैच होनी चाहिए? आपके ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोस्पेक्टस से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, शादी का कार्ड इशू कर रहे हो, आप घर पे कार्ड देने आए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट खाली ये है कि आप हमें लिफाफा देके जाओ। आपका खाली ये ऑब्जेक्ट है कि आप हमारे घर पे लिफाफा देख के जाओ, लेकिन उसमें आपने कहीं नहीं लिखा कि खाने का मेन्यू मीन्स खाने का वेन्यू कहाँ पे है, या फिर आपको कितने तारीख को आना है, कितने बजे आना है, आपने वहां पे कुछ नहीं लिखा। आप एक काम करो, हमने आपको शादी का कार्ड दिया, आप हमें लिफाफा दे दो जिसमें 1100 या 2100 रुपए हो, तो ये नहीं चलेगा। आपको अगर लिफाफा चाहिए तो आपको क्या हमें खाना भी खिलाना पड़ेगा, हमें पार्टी भी देनी पड़ेगी, आपको हमें दावत भी देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या बोल रहा है कि जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो आप जिस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आप सिक्योरिटी इश्यू कर रहे हो, हम खरीद रहे हैं, वो आपके प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट, आपके प्रोस्पेक्टस के उद्देश्य से अलग नहीं होना चाहिए, मेल खाना चाहिए। हम लिफाफा दे रहे हैं तो आप भी हमें खाना खिलाओगे, आप भी हमें पार्टी दोगे। और अगर ये चीजें एक दूसरे से वेरी करती है, प्रोस्पेक्टस के टर्म्स, प्रोस्पेक्टस में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स एंड प्रोस्पेक्टस का जो उद्देश्य है उसमें अगर आप कुछ भी वेरिएशन है, तो आपको किससे अथॉरिटी लेनी पड़ेगी? आपको कंपनी के मेंबर्स को जनरल मीटिंग में बुला के एक एसआर पास कराना पड़ेगा। उसमें अगर आप चाहते हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स ये हैं लेकिन आपके प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट ये हैं, तो आप उसको एसआर से अप्रूव करा सकते हो। फर्स्ट प्रोविजो सबसेक्शन 1 ऊपर जो बोला है वो कहां पे अप्लाई नहीं होगा? Prescribed detail of the notice which has to be given to the shareholder are to be published in a newspaper, one in English, one in vernacular language, circulating in the city where the registered office of the company is situated, indicating clearly the justification for the such variation। कि आपको एसआर पास कराने की कोई जरूरी नहीं है। जब आपने क्या कर दिया है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर या एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें आपने एक नोटिस दे दिया है, पब्लिकली नोटिस दे दिया कि हम ये चीज वेरिएशन कर रहे हैं, और ये वेरिएशन का जस्टिफिकेशन है कि हम इस वजह से ये वेरिएशन कर रहे हैं। सेकंड प्रोविजन prescribe that such company is not to use any amount raised by it through the prospectus for buying, trading or otherwise dealing in the equity share of the other listed company की। वन सेकेंड। सेकंड प्रोविजन क्या बोलता है इस सेक्शन का? सब सेक्शन 1 का सेकंड प्रोविजन बोलता है कि भले ही आप वेरिएशन करो अपने ऑब्जेक्ट से या फिर आपके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पैसा रेज किया अपने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक से, और आपने क्या करा, सेम पैसा किस में यूज कर लिया? बाइंग, ट्रेडिंग और अदरवाइज डीलिंग इन द इक्विटी शेयर ऑफ द अदर लिस्टेड कंपनी। आपने हमसे पैसा रेज किया अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करके, अपने शेयर सिक्योरिटीज इश्यू करके, और वही पैसे को आप यूज कर रहे हो वापस अपनी ट्रेडिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक नोटिस दे दिया और आप एक काम कर रहे हो, ये कर रहे हो। ओके। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? सेक्शन 27 का प्रोवाइड दैट द डिसेंटिंग शेयर होल्डर मीन जो शेयर होल्डर इस वेरिएशन से एग्री नहीं है उसको आप क्या करो, आप एक एग्जिट का ऑफर दे दो। by promoter or controlling shareholder as such exit price and manner and condition is specified by the SEBI and rules regulation made thereon। कि एज पर सेबी की रिक्वायरमेंट के बेस पे आप एक क्या काम करो, जो कंपनी के प्रमोटर है या फिर कंपनी के जो भी कंट्रोलिंग शेयर होल्डर है, उनके थ्रू आप जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको आप एग्जिट का ऑफर दे दो कि आप इस प्राइस पे आप एग्जिट कर सकते हो, हम ये वेरिएशन कर रहे हैं। Once funds are raised through the given prospectus, principle of doctrine of ultra virus
comes into play, that is the company has to use the funds strictly in accordance with the provisions. सिंपल, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी इन्वेस्टर या आउटसाइडर है वो ये अज्यूम करेगा कि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो एज पर रूल रेगुलेशन, एज पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से काम कर रहा है। अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी तो ये जस्टिफिकेशन नहीं होगा कि हमको प्रोविजन का पता नहीं था। एक इन्वेस्टर आउटसाइड यही अज्यूम करेगा जो भी काम हो रहा है एज पर प्रोविजंस ही काम हो रहा है। तो उसी तरह जब आप कंपनी में पैसा रेज कर रहे हो प्रोस्पेक्टस के थ्रू, तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा, जिसमें ये अजम्पशन ले लिया जाएगा कंपनी हैज टू यूज द फंड्स स्ट्रिक्टली, कि एज पर प्रोस्पेक्टस जो पैसा रेज हुआ था उसी में ही कंपनी अपना पैसा लगाएगी। बट इफ इन केस एनी वेरिएशन नीड टू बी मेड, then such deviation are required to be pre-approved by the investor, and recall option need to be given to the dissenting investor. Deviation regarding use of proceed of issue of buying, trading or otherwise dealing in the equity share of any other listed company is not permitted in any case. कि अगर फिर भी कोई केस में आपको वेरिएशन करना पड़े अपने प्रोस्पेक्टस में या आपके उद्देश्य में, तो आप एक काम करो, उसको जो भी इन्वेस्टर्स आपने जिस जिस भी इन्वेस्टर ने आपके एज पर प्रोस्पेक्टस आपके बेस पे आपको पैसा दिया है, अपनी सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करी है, तो आप उनसे पहले अप्रूव करा लो। एंड कोई अगर चाहता है कि ये जो वेरिएशन है नहीं होना चाहिए, तो आप उनको एक ऑफर दे दो, रिकॉल ऑप्शन दे दो कि आप अपना पैसा वापस रिफंड ले सकते हो, अपने सिक्योरिटीज वापस हैंड ओवर करके डिसेंटिंग शेयर होल्डर। लेकिन डेविएशन रिगार्डिंग यूज ऑफ प्रोसीड फॉर of issue of buying, trading or otherwise dealing in equity share any other listed company not permitted in any case। लेकिन ये कभी भी नहीं, आप रिकॉल ऑप्शन या फिर डेविएशन उस चीज में कभी नहीं लोगे जब आपको क्या करना है, कोई और कंपनी के शेयर सिक्योरिटी में बाई ट्रेडिंग करना है आपको। सब रूल 1 प्रोवाइड SR to be passed through postal ballot and content to be included in the नोटिस, कि आपको जो एसआर आपको पास करवानी है वो आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास करानी होगी, और उस नोटिस में जो मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग होगी, उस नोटिस में सारी की सारी चीजें आपको डालनी पड़ेगी, हम क्यों ये चीजें कर रहे हैं। फर्दर सब रूल 2 प्रोवाइड द एडवर्टीजमेंट ऑफ द नोटिस फॉर गेटिंग द रेजोल्यूशन पास शेल in form PAS1, and such advertisement shall be published simultaneously with the dispatch of postal ballot notice to the shareholder। कि आपको क्या है, एक एडवर्टीजमेंट किस में देना होगा, PAS1 में देना होगा, फॉर्म PAS1 में देना होगा, और सच एडवर्टीजमेंट किसको साथ साथ में पब्लिश भी करना पड़ेगा, किसको, पोस्टल बैलेट के थ्रू अपने शेयर होल्डर को। अकॉर्डिंग टू सब रूल 3 द नोटिस शैल ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट। ये जो नोटिस है वो आपको अपनी वेबसाइट पर भी डालना है। क्या बोल रहा है सेक्शन 27 कि सबसे पहले तो आपके ऑब्जेक्ट में या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोस्पेक्टस में दे रखा है उसमें कोई भी वेरिएशन करना हो, उससे पहले आपको एक एसआर पास कराना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। और आपको क्या करना पड़ेगा, एसआर की कोई जरूरी नहीं है। जब आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसमें आपने नोटिस पब्लिश कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक वो एसआर पास करा के या नोटिस देके किसी और कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज में डीलिंग करने लगो। और अगर कोई शेयर होल्डर या कोई भी मेंबर इस चीज से एग्री नहीं करता, तो आप उनको एक एग्जिट ऑफर दे दो कि आप इससे बाहर हो सकते हो। और प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद में, पैसा लगने के बाद में, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी पे अप्लाई हो जाएगा, और आप एक रिकॉल ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन रिकॉल ऑप्शन या फिर कोई भी एसआर वाला प्रोविजन है वो अदर शेयर्स की ट्रेडिंग, अदर लिस्टेड कंपनी के शेयर की डीलिंग के लिए नहीं लगेगा। और जो एसआर पास करानी है उसके लिए आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू ही आपको एसआर पास कराना पड़ेगा, और सारी की सारी चीजें आपको उस नोटिस में आपको साथ में देनी होगी। फॉर्म PAS1 में ये एडवर्टीजमेंट जाएगा, और कंपनी को ये नोटिस है वो अपनी वेबसाइट पर भी डालना पड़ेगा। ये बोलते हैं रूल्स एंड सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 27।
नाउ सेक्शन 28 क्या बोलता है? ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के कुछ कुछ स्पेसिफाइड मेंबर्स है, वो क्या करना चाहते हैं? अपने शेयर्स सिक्योरिटीज को सेल करना चाहते हैं। उसके बारे में क्या प्रोविजन है? सेक्शन 28 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट member or members of the company in consultation with the board of director may offer whole or part of their holding of shares to the public in accordance with the provision of the law for the timing in force, कि कोई भी मेंबर या ग्रुप ऑफ मेंबर है, वो अगर अपने शेयर सिक्योरिटी को बेचना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन ले या कंसल्टेशन के साथ में अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर सकती है कि वी आर गोइंग टू सेल दी शेयर्स। Section 28 subsection 1 provide that document by which the offer for the sale to the public is made shall be treated as prospectus issued by the company, hence all provision apply accordingly, कि कंपनी ने कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू करा है जिसके थ्रू वो बताना चाहती है कि ये जो मेंबर्स है वो अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को सेल करना चाहती है पब्लिक को, तो वो जो डॉक्यूमेंट इश्यू हुआ है उसको प्रोस्पेक्टस माना जाएगा और वो सारे के सारे प्रोविजंस जो प्रोस्पेक्टस को डील करते हैं वो सारे उस पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड दैट द मेंबर वेदर इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट और बोथ whose shares are proposed to be offered to the public shall collectively to authorize the company to take all the action on their behalf for carrying out the transaction. They also have to reimburse the company for all expenses made by it on this matter, कि कोई भी मेंबर्स या बॉडी कॉर्पोरेट जो ये सेल जो उसके सिक्योरिटीज है अपना सेल करना चाहती है, वो कंपनी को ऑथराइज कर सकती है कि आप हमारे बिहाफ पे इस शेयर को बेचो, इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट है आप करो, आप पैसा लो, हमारे शेयर बेचो, एंड कलेक्टिवली ऑथराइज द कंपनी टू टेक द ऑल द एक्शन, कि सारे के सारे एक्शन जो हम कर सकते हैं हमारे बिहाफ पे आप कर लो, और कंपनी का जो भी पैसा लगा वो जो शेयर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर है वो कंपनी को रीइंबर्स कर देगा, जितना भी पैसा इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कंपनी को लगा है। According to Rule 8, Sub-Rule 1 of provision of Section 23 to 41 of this Act, कि सेक्शन 23 से 41 के बीच में रूल नंबर 8 सब रूल 1 and rules made thereunder shall be applicable to offer for sale referred in section except for the provision relating to, कि रूल 8 सब रूल 1 क्या बोलता है कि कोई भी जो भी ऑफर फॉर द सेल ऑफ प्रोविजन है जो सेक्शन 28 में दे रखा है वो किस पे नहीं लगेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, एनी स्टेटमेंट टू बी मेड by the board of director in respect of the utilization of money and information which cannot be complied gathered by the offer, which detailed justification for not being able to comply with the such provision. Further, rule 8 sub rule 2 require that prospectus issued under section 28 shall disclose the name of the person or entity bearing the cost of the making the offer for the sale along with the reason, कि सब रूल 8 सब रूल 2 क्या बोलता है कि उसके भी नाम पते सारे देने होंगे जो ये सारी डीलिंग कर रहा है और ये सारी कॉस्ट है वो खुद बियर कर रहा है। नाउ सेक्शन 29 पब्लिक ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज टू बी इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, कि अभी जो सारे वैसे भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे के सारे शेयर सिक्योरिटीज के डीमटेरियलाइज फॉर्म में ही होते हैं, तो ये वैसे सेक्शन इतना बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट टू द एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, कि सेक्शन 29 सबसेक्शन 1 है वो बाकी जो भी प्रोविजन है उसके ऊपर है, उसको ओवरराइड करेगा, ये जो बोलेगा वही बात मानी जाएगी। It provides that every company making the public offer or and such offer such other class of the companies as may be prescribed have to issue their securities only in dematerialized form
by the complying with the provision of Depositories Act 1996 and regulation made thereunder। कि कोई भी कंपनी है, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट है जो अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है, वो सारी की सारी डीमटेरियलाइज फॉर्म में करेगी, मींस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेगी, ना कि कोई भी कागज पत्रिका फॉर्म के टाइप में। Section 29 subsection 1A provide that in case the prescribed class या class of the unlisted company, the securities shall be held or transferred only in dematerialized form by complying with the provision of Depositories Act 1996 and regulation made thereunder। as per Depositories Act 1996 के अंडर या उसके रूल्स के अंडर ही जो कंपनीज या क्लास ऑफ कंपनी ने शेयर हेल्ड करके रखे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, वो भी डीमटेरियलाइज फॉर्म में होने चाहिए, भले ही पुराने उनके पास में मटेरियलाइज फॉर्म में हो। फर्दर सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स एनी अदर कंपनी में कन्वर्ट इट सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज फॉर्म, कि कोई और भी कंपनी अगर जिसके पास में मटेरियलाइज फॉर्म में या कागजी या कोई भी हार्ड कॉपी फॉर्म में उनके पास में सिक्योरिटीज पड़ी है, तो ये सेक्शन उनको ऑथराइज करता है कि वो सिक्योरिटीज को वो क्या कर सकती है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकती है। इश्यू इट सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन के तहत वो क्या कर सकती है, अपनी सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में भी इश्यू कर सकती है। इश्यू सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 एंड रेगुलेशन। तो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को कन्वर्ट करा सकती है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, अपने सिक्योरिटीज को फिजिकल फॉर्म में भी इशू कर सकती है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में भी इशू कर सकती है। ये बोलता है ये सेक्शन, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। अब एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 30, कि अपने प्रोस्पेक्टस को एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं एज पर सेक्शन 30 में। वेयर एन एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी इज पब्लिश्ड in any manner, it shall be necessary to specify therein the content of its memorandum as regard to the following। ये अपन ने पढ़ा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें मेमोरेंडम जो कंपनी का चार्टर या कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव लिखे होते हैं, कंपनी की डिटेल लिखी होती है। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है कि आप कोई भी प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो, उसको एडवर्टाइज कर रहे हो किसी भी फॉर्म में या कोई भी मैनर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपके जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसके जो कंटेंट है उसके इंफॉर्मेशन आपके प्रोस्पेक्टस में होनी ही चाहिए। एज रिगार्ड टू द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, कंपनी के उद्देश्य, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या है और कंपनी की शेयर कैपिटल क्या है। नेम ऑफ द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम, कि आपके जो कंपनी का मेमोरेंडम है उसको साइन किस किसने किया है, उसके सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं। नंबर ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय द सिग्नेटरी, आपके कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस के प्रोमोटर या फिर सिग्नेटरीज है या सब्सक्राइबर्स है, जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स अपन बोलते हैं, वो कौन कौन है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, की कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या क्या है। अभी एक बार अपन ने टाटा कैपिटल का अपने प्रोस्पेक्टस देखा था, वो अपन एक बार देखते हैं। इसमें आप देखो क्या क्या चीजें आ रही है। इसमें क्लियरली बता रहा है कि कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कॉन्टेक्ट पर्सन कौन है, मींस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। नीचे दे रहा है कंपनी की शेयर कैपिटल क्या क्या है, फ्रेश इश्यू कितना किया है, ऑफर फॉर सेल क्या है, ऑफर का साइज क्या है, इसने सारा बताया। प्रोमोटर कौन कौन से हैं, रिस्क क्या क्या है, मींस इसमें आप देख लो कि इसने सारी इंफॉर्मेशन दी है जो ये सेक्शन अभी पढ़ रहे थे, कि कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, सिग्नेटरी कौन है मेमोरेंडम के, शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का। तो ये सारी चीजें हैं जो सेक्शन 30 में है। अब अगला जो है वो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस है, जो अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी आज अपन ने क्या क्या कवर किया है वो अपन एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। अपन ने सिंपल एक पूरा एक बेसिक पढ़ा था कि कंपनी का प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी को पैसा रेज करना होता है, स्टार्ट कर लिया, तो उसके बाद में उसको क्या क्या करना पड़ता है, कि कंपनी को इनविटेशन देना पड़ता है पब्लिक को, और वो
क्या कहलाता है, वो उसको बोलते हैं अपन प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक ऑफर और प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है? पब्लिक ऑफर कौन कौन कर सकता है? एक पब्लिक कंपनी कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। राइट इश्यू, बोनस इश्यू दोनों कंपनीज कर सकती है। ओके। उसके बाद में कोई भी रूल रेगुलेशन हो सिक्योरिटीज को सेल करने का, ट्रांसफर करने का, उसको गवर्न कौन करेगा? लिस्टेड कंपनी के केस में, या फिर जो इंटेंट टू लिस्टेड है, सेबी उसको गवर्न करेगा, उसके रूल रेगुलेशन। प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं? जो आपने बोला है कि ये प्रोस्पेक्टस है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, या फिर कोई भी नोटिस, सर्कुलर या एडवर्टीजमेंट जो ये इनवाइट कर रही है कि आप हमारे शेयर सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। अब सेक्शन 26 जो डीम्ड, 25 डीम्ड है, वो नेक्स्ट सेशन है। 26 कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके प्रोस्पेक्टस में होनी ही चाहिए? डेटेड एंड साइंड होना चाहिए। और कोई भी अगर आपने एग्जिस्टिंग मेंबर को अपने सिक्योरिटी इश्यू कराए, शेयर इश्यू करें, तो आपकी ये सेक्शन 26 एप्लीकेबल नहीं होगा। या सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी इश्यू करिए तो ये 26 सब सेक्शन 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ऊपर डेट लिखी है वही अपन मानेंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन है, तब तक वो वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक आपने रजिस्ट्रार को फाइल नहीं किया है। एक्सपर्ट के स्टेटमेंट में जब उसने अपना विलिंग नहीं दी है, जब तक तब तक नहीं मानेंगे कि एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इसमें इंक्लूड होना चाहिए। या उसने विड्रॉ कर लिया आरओसी को फाइल करने से पहले, तब उसका स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए अपने प्रोस्पेक्टस में। प्रोस्पेक्टस के फेस पर क्या डिस्क्लोजर होने चाहिए कि हमने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया है, और जो जो डॉक्यूमेंट प्रोविजन बोलता है वो हमने इसमें डॉक्यूमेंट अटैच करे हैं विद प्रोस्पेक्टस। और 90 दिन तक प्रोस्पेक्टस की वैलिडिटी है। 90 दिन गुजर गए तो आपको एक फ्रेश प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। पेनल्टी कंपनी और एवरी पर्सन लाइबल पे 50,000 से 3 लाख तक की पेनल्टी है। सेक्शन 27 क्या बोलता है? आपने जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिस पे आप प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रहे हो, और आपके जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस है, दोनों में अगर कोई भी वेरिएशन आता है तो आपको एसआर से उसको अप्रूव कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नोटिस दे दिया है न्यूज़पेपर में, तो आपको सबसेक्शन 1 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम अपना पैसा वेरिएशन करवा के अपन पैसा है जो दूसरे कंपनी के शेयर्स में डीलिंग करने लग जाएं, तो वो अलाउड नहीं है, कोई भी एप्लीकेबल नहीं है। ऑटोमेटिकली डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आपके कंपनी पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके। आपको ये एसआर है वो पोस्टल बैलेट के थ्रू ही पास कराना पड़ेगा, और जो भी आपके कंटेंट हैं आपके, उस वो आपको सारे के सारे एसआर पास कराने के नोटिस के थ्रू आपको देने पड़ेंगे। आपको कंपनी की वेबसाइट पे ये नोटिस देना होगा। और कोई भी कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स है जिनके पास में शेयर सिक्योरिटीज हैं, वो चाहती है कि मैं ये पैसा है वो पब्लिक को बेचना चाहती हूँ, तो क्या कर सकती है? वो कंपनी के थ्रू अपने कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना पैसा पब्लिक को ट्रांसफर या बेच सकती है। वो सारा का सारा ऑथराइज्ड है कंपनी उनके बिहाफ पे। जो जो काम एक उसको करना पड़ेगा जो मेंबर्स को बेचने के लिए, वो सारा का सारा कंपनी कर सकती है। उसका जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा वो मेंबर रीइंबर्स करेगा। कि सेक्शन 29 बोलता है कि जो जो भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, सेल, ट्रांसफर और सिक्योरिटी, वो सारा का सारा डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में होगा। और सब सेक्शन 2 क्या प्रोवाइड कराता है कि सारे जो भी सेल सिक्योरिटी का ट्रांसफर होगा, वो कोई भी एग्जिस्टिंग जिसके पास में फिजिकल फॉर्म में है वो डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा सकता है। और कोई कंपनी चाहती है कि मेरे को फिजिकल में ये शेयर को डील करना है या फिर मेरे को डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में करना है, तो कर सकती है एज पर सेक्शन 29 सबसेक्शन 2। एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कि आप अगर अपना प्रोस्पेक्टस का एडवर्टीजमेंट करते हो, तो उसमें आपके कंपनी के मेमोरेंडम में जो जो डिटेल्स है वो आपको अपने प्रोस्पेक्टस में देनी होगी। कौन कौन सी 5 बातें जो अपने प्रोस्पेक्टस में जो आपके मेमोरेंडम में वो आपको बतानी पड़ेगी? कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या क्या है, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, उनके शेयर कैपिटल क्या है, कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है, सिग्नेटरी कौन कौन है मेमोरेंडम के, और उन जो सिग्नेटरीज है उन्होंने कितने शेयर होल्ड करके रखे हैं, वो सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस
क्या अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज क्या क्या होगा। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। एंड अगर आपने अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ भी मिसलीडिंग किया तो क्या क्या चीजें हैं जो आप कंपनी को फेस करनी पड़ेगी, सिविल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या क्या है, एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी। ओके। एंड जीडीआर से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच। राधे राधे।